दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने चंद देशों में ये बातें जो कहानी थी उस पर बात कर लिया था। आज राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की कहानी दुलाई वाली, इस पर बात करेंगे। इस कहानी को 1907 में लिखा गया है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परीक्षाओं में पूछ भी देता है कि ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका में। बाकी दुलाई वाली कहानी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को भी दिखाने का प्रयास किया गया है और इस कहानी को हम लोग पढ़ते हुए देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है, किन किन शहरों का वर्णन किया गया है और क्या संदेश देने का प्रयास किया है लेखक ने, और हमारे यूजीसी नेट के पेपर में इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। इसमें दो मित्रों का वर्णन है और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चली हुई है। तो जैसा कि काशी की गलियों का भी वर्णन इसमें खूब देखने को मिला है। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए किस कहानी में गलियों का वर्णन है, बनारस की गलियों का वर्णन है, तो आप लोग आराम से बता सकें। और जो एक आदमी जो है यही वंशीधर हैं, आगे आपको कहानी में मिलेंगे। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुर्ती की गोलियों की कई डिबिया और सुघड़ी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। ये सीता एक पात्र है जो कि इनकी पत्नी की बहन है, छोटी बहन। क्या है? अब सीता बोलती है। कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। आप ये चीज़ भी नोटिस कर लीजिए कि सीता की उम्र 10 साल की थी, क्योंकि क्या पता एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। ये उनकी पत्नी थी। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा भी होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। यहाँ विदाई के समय के जो रीति रिवाज रस्म है उन सब चीज़ों का यहाँ पे वर्णन देखने को मिल सकता है कि जैसे गांव देहात में जब लड़की की विदाई होती है तो किस तरह से सब प्रक्रियाएं होती हैं, तो उन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र मिलता है। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर, यही नवल किशोर हैं जो कि आगे चल कर के महिला बने होते हैं और ट्रेन में बैठे रहते हैं और वंशीधर को बहुत परेशान करते हैं। वंशीधर इनको खोजते ही रह जाते हैं। नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें, ये नई बहू से मतलब है ना कि इनकी बीवी, पहले लोग बहू कहते थे, तो वो अपने पत्नी को भी
मतलब इनकी पत्नी जो थी वो आगरा की थी, तो वो कलकत्ता से आ रहे थे, तो आगरा से वो अपनी वाइफ को भी लेकर के आएंगे। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। इसमें चीज़ें नोट कर लीजिए, कलकत्ता, आगरा, उसके बाद आपका मुगल सराय, इलाहाबाद। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ भी हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहें करावें। इनकी पत्नी बोल रही है बंसीधर की। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही इनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? ये बंसीधर बोल रहे हैं। उनकी हंसी से और किससे? ये बंसीधर की पत्नी बोल रही है। हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। ये बंसीधर का स्टेटमेंट है, ये उनकी पत्नी का। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगी, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाओ। यानी कि इसमें एक चीज़ और दिखाने का प्रयास किया है लेखक कि जब विदाई के समय महिलाएं विदा होती हैं तो रोने की एक रस्म होती है, वो विदा होते समय रोती हैं, तो ये चीज़ भी देखने को मिलता है। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई। आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते के मौसेरे भाई हैं। ये रिश्ता जरूर देख लीजिएगा, दोस्त तो है हैं, इनके मौसेरे भाई लगते हैं रिश्ते में। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब है। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं, छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन हाय, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें बंसीधर सोच रहे हैं, ठीक है। वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं,
तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले एक घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है और दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने कहा चलो इक्का ही सही। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उस समय सवारी का जो साधन था, इक्का और ये पालकी, उसमें भी कैटेगराइज था कि जो इक्का से जाएगा वो बड़े घर की स्त्री या इज्जतदार घर की स्त्रियां नहीं रहेंगी, वो लोग निम्न परिवार के रहेंगे। जो पालकी से जाएगा वो अच्छे घर की स्त्री रहेगी, मतलब सेटल्ड घर के लोग रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप ही बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले ने कहा, कान बचाकर जानकी जी से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना वे। ये नवल इस स्वदेशी वस्तुओं के बड़ा जोरदार समर्थक थे। तो वो धोती विलायती थी, तो इसलिए पछता रहे थे कि यार बड़ा बवाल काटेगा मेरा दोस्त। बंगालियों से भी बढ़ गए हैं, देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक ही है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर ने एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है, यानी कि जनरल टिकट। बंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुँचे। यानी कि इसमें राजघाट का भी जिक्र किया गया है। राजघाट स्टेशन और सिकरौल स्टेशन, उसके बाद तब जाकर के ये मुगलसराय पहुँचे हैं। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख आए, पर नवल कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, टहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले।
अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी थी और आप न आए। देख रहे हैं, यही फोन रहा होता तुरंत मिस कॉल मारे होते, तुरंत कॉल रिसीव हुआ होता, स्टेशन पर मिल लिए होते। वो ज़माना अलग था, चिट्ठी से बात हुई थी कि हम आना है। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। यानी कि उस समय भी पुरुष परेशान था महिलाओं से। खैर, पत्नी से महिलाओं से क्या परेशान। रेल की बाट ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया, वो लेडीज बोगी में। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। यानी बनारस से मिर्ज़ापुर साइड होते हुए रास्ते से आई है, ये वाले साइड से नहीं, जो ज्ञानपुर से होकर के आता है या जो उधर जंघई साइड से आता है बनारस से, उस साइड से नहीं आया, ये मिर्ज़ापुर वाले साइड से चलती थी गाड़ी, उस साइड से। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट से प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। वह बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो उस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे की योगी जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी हुई बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। यानी कि देख रहे हैं, कपड़े से उस समय भी आदमी को जज किया जाता था। अगर आपका कपड़ा अच्छा है, इसका मतलब आप भले परिवार से हैं। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोले जंगले के बाहर देखने लगे। ज्यों ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप से उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया, वह बेचारी बाहर देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां थीं।
एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनका मनई तो नाही अइले हो, देखहो रोवल करत हैं। ये अवधी भाषा है, तो इसमें अवधी भाषा को भी दिखाया गया है। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। उसके बाद पहली, दूर बह रही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हऊ न। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला न, हम कहाँ उतरबू हो, इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइया। पहली, अरे नाही जनलू, प्रयाग जी, वही प्रयाग कर रही है, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले कहे के नाही, तुहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हुई। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा, तउन तुहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जात बाटेन, फुन यह साइत तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटेली। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मोगल के सराय उतरली हो, द पुन चढ़ली। ये सब भोजपुर में अवधि है, अवधि भाषा में ये सब बोल रही हैं महिलाएं, ग्रामीण स्त्रियां हैं ना। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही, दकौने टिसनिया पर उतर मलिकवा उतरे से कि जुरतही गड़िया खुली, मतलब तुरंत गाड़ी खुली। अब भैया उगरा फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर द, ए साहेब गड़िया तनी खड़ी कर द। भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी हुई। पहली, ऊ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। पहली वाली कह रही है, किसी के चिल्लाने से भला रेलगाड़ी खड़ी होगी। इनकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पले बा न क नाही, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले, मतलब वहाँ का पेनाल्टी मार देगा, कलकत्ता से लेकर के यहाँ इलाहाबाद तक का। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले न, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न कइने गोइया। तीसरी, हम देखे रहनी हो मजे क टोपी दिहले रहने को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर उब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों
में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर ही पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाय तो दूसरी दुनिया चलत कैसे बा, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने उस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी फरासीसी अरे जो कहते हैं ना फरसीसी छाटा ताड़ा छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी, दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। ये नैनी स्टेशन पे गाड़ी रुकी थी, उसके आगे छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कह भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन और अपुआ टाउन टिकस ले के चल दिहलेन। मतलब औरत को गाड़ी में बैठाए और उसके बाद चले गए टिकट लेने। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इनके जेवर छीनकर रफचक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इनकी बात पर बंशीधर क्रोध में लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या है, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गईं कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं,
मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं डेढ़े दर्जे के ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ सो हुआ, उसे माफ़ करो। यह सुनकर बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र ने बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं सर थोड़ी गया था मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की विसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के बाहर आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया न आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो ये रही आपकी धुलाई वाली कहानी और इसके ये रही पूरी स्थितियाँ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाकी आप लोग इसको पढ़ते हुए कौन कौन स्टेशन पढ़े थे उनका नाम ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उससे प्रश्न ज़रूर बन सकता है। क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है उससे प्रश्न बनना स्वाभाविक है। और किस किस शहर का वर्णन है ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे बनारस, कलकत्ता, आगरा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद। और स्टेशन वाला ज़रूर याद कर लीजिएगा। सिकरौल है, उसके बाद ये मुगल सराय है, कलकत्ता है, आगरा है, मिर्ज़ापुर है, नैनी है, प्रयाग है। ये सब स्टेशनों के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, अब हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।